1989 में पाकिस्तान के हालात तेजी से बदल रहे थे। जिया की मौत के सालों बाद पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली हुई थी। वहीं सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपना बुरा बिस्तर बांध रहा था। अफगान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी मुजाहिदीनों को अमेरिका से जो ट्रेनिंग और रुपया हासिल हुआ था, हथियार हासिल हुआ था, वो अब कश्मीर में झोंका जाने लगा था। कश्मीर में आतंकियों की आवभगत हुई, हालत बिगड़े और आजाद कश्मीर के नारों से वादी गूंजने लगी। फरवरी 1990 में बेनजीर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के सरमाएदारों की एक मीटिंग बुलाई और 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे घोषित कर दिया। बेनजीर इतने में रुकी नहीं। 5 दिनों के अंदर उन्होंने संसद में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को नकार दिया। 13 मार्च 1990 को भुट्टो ने मुजफ्फराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए भारत को जमकर कोसा और अपने पिता की तरह भारत से 1000 साल चलने वाला युद्ध करने की घोषणा कर दी। इसके बावजूद उस साल हुए चुनावों में बेनजीर को हार मिली और नए वजीर आजम बने नवाज शरीफ। शरीफ भी कश्मीर को लेकर भारत पर हमलावर ही रहे और उन्होंने नारा दे दिया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इधर भारत में अब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन चुके थे। शुरुआत में उन्होंने पाकिस्तान को द्विपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव दिया, लेकिन नवाज शरीफ ने नकार दिया उसे। 1993 में बेनजीर की सत्ता में वापसी हो गई और उन्होंने कश्मीर पर अपने पुराने तेवर जारी रखे। राव ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए 22 फरवरी 1994 को संसद में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें लिखा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसे भारत से अलग करने की किसी भी कोशिश का माकूल जवाब दिया जाएगा। इस प्रस्ताव में यह भी शामिल था कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर को जल्द से जल्द खाली करे। अब सवाल ये कि ये तो हमेशा से भारत की नीति रही है, तो राव को अलग से ये प्रस्ताव पारित करने की जरूरत पड़ी क्यों? इसका जवाब है अमेरिका। बेनजीर की अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में काफी बनती थी, जिसके चलते अमेरिका लगातार इस मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष लेता था। RNAW की काउंटर टेररिज्म डिवीजन के हेड रहे बी रमन अपनी किताब में इस बाबत एक किस्सा भी बताते हैं। 31 अगस्त 1994 की बात है। रमन उस रोज रिटायर हो रहे थे। आखिर दिन का किस्सा उनके करियर का। रात को उनके सम्मान में एक पार्टी दी गई थी। पार्टी से लौटने के बाद रमन अपने कमरे में लौटे और गुस्से में उनके मुंह से निकला बास्टर्ड्स। रमन लिखते हैं कि यह गुस्सा न RNAW के प्रति था, न अपने प्रधानमंत्री और न ही अपने कलीग्स के प्रति। उनके मुंह से गाली निकली थी US स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लिए। रमन लिखते हैं कि एक देश के तौर पर वो हमेशा से अमेरिका को पसंद करते थे, लेकिन अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के अफसरों की जमात से उन्हें सख्त नफरत थी। इस नफरत का कारण क्या था? रमन बताते हैं कि उनके रिटायर होने से कुछ दिन पहले उनके पास RNAW के निदेशक का कॉल आया। एक संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री का बुलावा आया था और निदेशक रमन को अपने साथ ले जाना चाहते थे कि आप भी मेरे साथ चलिए, मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है। मुलाकात के दौरान रमन को पता चला कि वॉशिंगटन DC में भारतीय दूतावास से एक चिट्ठी आई है। रमन लिखते हैं कि चिट्ठी पढ़ते ही उनका मन हुआ कि वो स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पर थूक दें। उसमें लिखा था कि भारतीय राजदूत को स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा बुलाकर कहा गया है कि RNAW पाकिस्तान में कोवर्ट ऑपरेशंस चला रहा है और अगर ये बंद नहीं हुए तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। इसके बाद राव पूछते हैं कि आप लोग पाकिस्तान में कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर जानना चाहते हैं कि भाई वहां हम डांट सुन रहे हैं। रमन ने जवाब दिया कि पाकिस्तान में भारत से हमदर्दी रखने वालों से संपर्क में हैं हम और जितनी हो सके मदद मुहैया करा रहे हैं। रमन आगे बताते हैं कि 1988 में ISI ने बब्बर खालसा के आतंकी तलविंदर सिंह परमार को अपने यहाँ शरण दी थी। तब राजीव गांधी ने उनसे कहा था कि भारत केवल पाकिस्तान के राजनीतिक सर्कल्स तक सीमित नहीं रह सकता। इसके बाद उन्होंने भारत से हमदर्दी रखने वाले लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया। राव ने पूछा कि ये सब तो सही है, लेकिन अमेरिका इसे आतंकवाद क्यों कह रहा है? रमन जवाब देते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे आतंकवाद आप कैटेगराइज कर सके। राव रमन से अपना ऑपरेशन जारी रखने को कहते हैं और बताते हैं कि अमेरिका से वो खुद निपटेंगे। इसके बाद राव और रमन की मुलाकात सीधे रमन के रिटायरमेंट के बाद हुई। राव चाहते थे कि रमन दिल्ली में ही रहकर कुछ और जिम्मेदारियां संभालें, लेकिन रमन मद्रास लौटने के इच्छुक थे, इसलिए उन्होंने इनकार किया। अंत में राव ने उनसे कहा कि अच्छा, जाते जाते मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। राव उन्हें एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर US स्टेट डिपार्टमेंट की एक अधिकारी की थी। राव पूछते हैं कि इस पर तुम्हारी राय क्या है? रमन इस पर जवाब देते हुए कहते हैं कि सर, जम्मू कश्मीर में हमारी सारी मुसीबतों का कारण यही मोहतरमा है। ये बेनजीर की खास दोस्त है और मुझे शक है कि इसने हमारी कुछ खुफिया जानकारियां भी बेनजीर तक पहुंचाई हैं।
इस किस्से से आप समझ सकते हैं कि तब अमेरिका का भारत के प्रति नजरिया क्या था। मई 1993 में अमेरिकी अधिकारी जॉन मलाट और रॉबिन रफाएल ने भारत का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कश्मीर को विवादित जमीन बता दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सितंबर 1993 में अपने अभिभाषण के दौरान भी कश्मीर के साथ विवादित शब्द का ही इस्तेमाल किया। भारत के लिए ये सारी घटनाएं खतरों की घंटियां थी। बहुत सारे खतरे, बहुत सारी घंटियां। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर भारत पर लगातार दबाव बढ़ाता जा रहा था और इससे उकसाए हुए OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज समूह ने भी कश्मीर जाकर एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन शुरू करने की मांग उठा दी। पाकिस्तान खुद भी OIC का सदस्य था। 27 फरवरी 1994 को पाकिस्तान ने OIC के जरिए UN मानवाधिकार कमीशन के सामने एक प्रस्ताव पेश कर दिया जिसमें भारत पर कश्मीर में जिनीवा कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगा था। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता तो इसका मतलब था भारत पर UN सुरक्षा परिषद से आर्थिक प्रतिबंध लग सकते थे। राव इस वक्त आर्थिक सुधारों के बाद आए बदलावों से जूझ रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने खुद मोर्चा संभालते हुए जर्मनी का दौरा किया। UN में पाकिस्तान को जवाब देने के लिए उन्होंने एक विशेष टीम नियुक्त की जिसमें पार्टी लाइन से परे जाकर लोगों को नियुक्त किया गया।